हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अक्षांश के बारे में पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम लोग देशांतर के बारे में जानेंगे और उससे जुड़ी जो भी फैक्ट्स बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं कि देशांतर बोलते हैं किसको, आखिर किसको कहेंगे हम देशांतर। तो दोस्तों, हम सभी ने बहुत सारे बुकों में देखे होंगे कि सिंपली लिखा हुआ रहता है क्या, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं उसको देशांतर रेखा बोलते हैं या देशांतर बोलते हैं। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, हम लोगों को समझना होगा। तो आइए समझते हैं। जिस तरह हम लोग अक्षांश के बारे में क्या डिफिनेशन दिए थे कि भूमध्य रेखा से पृथ्वी के सतह पर स्थित किसी बिंदु का कोणीय दूरी है और वो कोण कहाँ पे बनाया गया था, सेंटर पे, है ना। ठीक उसी तरह जो हमारा देशांतर है वो भी एक क्या है, एंगुलर डिस्टेंस ही है। क्या है, एंगुलर डिस्टेंस ही है। तो किसका एंगुलर डिस्टेंस है? तो हम बोलेंगे भूमध्य रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु का, है ना, भूमध्य रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु का वो एंगुलर डिस्टेंस है। लेकिन कहां से? तो आइए इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये है ना, मान लिया ये पृथ्वी के सतह पर हम जो भूमध्य रेखा खींची गई है उसी को हम यहाँ पे बना लिए हैं और ये मान लेते हैं यहाँ पे पृथ्वी का सेंटर है ना। ये पृथ्वी का सेंटर है और पृथ्वी का कहीं पोल ले लेते हैं यहाँ पे, नॉर्थ पोल, और इसके नीचे साउथ पोल, है ना। ये सिर्फ हम भूमध्य रेखा को इमेजिन कर रहे हैं, आप एक अर्थ के रूप में भी इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन देशांतर का परिभाषा हमको समझना है, आखिर है क्या, उसको जानने के लिए हमें सीखें। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, है ना, जिसको हम लोग जनरली बुक में क्या देखते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन है उसी को हम देशांतर बोल देते हैं। अब देखिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट कर दिए हैं एक इमेजिनरी लाइन से, ये सेंटर है। तो इस इमेजिनरी लाइन यानी इस देशांतर को ही आधार मानकर इसके पूर्व या पश्चिम, है ना, इसके ईस्ट और वेस्ट में भूमध्य रेखा पर किसी बिंदु का जो एंगुलर डिस्टेंस होगा वो एंगुलर डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा, देशांतर कहलाएगा। जैसे मान लिया इसको बेस मान लिए हैं, इस लाइन को, और पृथ्वी के सेंटर यहाँ है, तो इस लाइन के संदर्भ में यानी आधार मानते हुए पृथ्वी के केंद्र के साथ जितने डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस बनाएगी भूमध्य रेखा पर स्थित किसी स्थल का, तो वो एंगुलर डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा, देशांतर कहलाएगा। जैसे मान लिया ये 5 डिग्री का लेते हैं, यहाँ पे बनाई, तो यहाँ पर भी 5 डिग्री, ये ईस्ट हो जाएगा क्योंकि इधर इसको, इस लाइन को ही क्या मान लिया गया है, बेस मान लिया गया। तो इसको ईस्ट इधर और वेस्ट, तो इसके ईस्ट में जो होगा उसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे और वेस्ट में जो होगा उसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर, है ना। तो इधर 5 डिग्री ईस्ट, ठीक उसी प्रकार इधर अगर ये भी 5 डिग्री का बना तो ये हम बोलेंगे 5 डिग्री वेस्ट, है ना, यानी 0 डिग्री, ये हमारा 0 डिग्री का ले लेते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री। अब बताइए कि अगर हम भूमध्य रेखा पर
एक एक डिग्री का एंगल बनाते चले, एक एक डिग्री का अंतराल पे। ठीक है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ऐसे करते करते इस लाइन के जस्ट अपोजिट में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे देखें तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो ऐसे करते चलिए, बनाते चलिए। तो यहाँ पे 90 डिग्री है ना। फिर इसके जस्ट आगे बढ़िएगा, तो यहाँ पे जाते जाते जस्ट इस के अपोजिट में कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 180 डिग्री है ना। ये क्या, ईस्ट में हम लोग हैं। फिर उसी तरह अगर इधर बना लो तो ये 90 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। उसी तरह जब आगे बढ़ेंगे तो ये 180 डिग्री वेस्ट। यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि 0 डिग्री से या तो पूरब जाइए 180 डिग्री, या तो पश्चिम की ओर जाइए 180 डिग्री। पहुंच तो रहे हैं क्या एक ही पॉइंट पे, लेकिन इधर से 180 डिग्री ईस्ट और इधर से जाएंगे तो 180 डिग्री वेस्ट। पॉइंट एक ही है ना, 180 डिग्री पे ही जा रहे हैं। लेकिन जब इधर से चलते हैं तो 180 डिग्री ईस्ट बोलते हैं, और इधर से चलते हैं तो 180 डिग्री वेस्ट। इसी को जब आप देखिएगा 2D मैप पे तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट 2 लाइन दिखाया गया, लेकिन वास्तव में अगर देखें तो एक ही है। तो अब बताइए यहां से कि कुल देशांतर की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल लॉन्गिट्यूड्स इक्वल टू कितना होगा। तो 0 डिग्री से अगर ईस्ट में जाते हैं 180 डिग्री तक तो 180 इधर है, और फिर वेस्ट में चलते हैं तो इधर 179 तक ही जाएंगे, क्योंकि 180 तो पहले ही ले लिए। और एक ये वाली 0 डिग्री है ना। तो टोटल कितना हो गया 360। तो कुल देशांतरों की संख्या कितना, तो 360। अब आइए देखते हैं देशांतर रेखाएं है ना, उसको भी तो समझना है। देशांतर और देशांतर रेखाएं, यहां पे देखिए ये 5 डिग्री है ना, इससे और पहले 1, 2, 3 जो भी लेना, हम 5, इधर भी 5। अब विषुवत रेखा पे एक एक डिग्री के अंतराल पे जितने भी एंगल बना है उन सारी एंगल को है ना, वो मेजर किए गए जितने भी एंगल है एक एक डिग्री के अंतराल पर, अगर उन सारी एंगल को नॉर्थ पोल और साउथ पोल से कनेक्ट कर दे, जैसे ये 5 को ही लेते हैं, इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो इसको भी कनेक्ट कर दिया नॉर्थ पोल और साउथ पोल से। ठीक इसके अपोजिट भी, और आगे बढ़ेंगे तो कनेक्ट होते चला जाएगा। हम क्या बोले, प्रत्येक एक एक डिग्री एंगल पर जितने भी पॉइंट बने हैं उन सारी पॉइंट्स को नॉर्थ पोल और साउथ पोल से कनेक्ट कर दें। इधर भी कर दीजिए है ना, और इस पॉइंट को भी कनेक्ट कर दीजिए। तो ये जो काल्पनिक रेखाएं बन रही है एक एक डिग्री के अंतराल पर जितने भी एंगल बना है उन सारे एंगल को अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल से कनेक्ट कर दें, तो कनेक्ट करते हैं तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि उसके सतह पर एक इमेजिनरी लाइन खिंचा गई है ना। तो ये जो इमेजिनरी लाइन बना, इस इमेजिनरी लाइन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मेरिडियन बोलते हैं, और हिंदी में इसको देशांतर रेखाएं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि देशांतर रेखाएं। और ये जो मेरिडियन वर्ड आया है ना, जिसको हम लोग
टाइमिंग में यूज करते हैं AM और PM। इसको भी हम इसी लॉन्गिट्यूड्स से समझेंगे। अब बताइए देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितना हो जाएगा? तो जितना डिग्री एंगल होगा उतना ही क्या होगा, देशांतर रेखाओं की संख्या होगी। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कुल देशांतरों की संख्या कितनी है। तो हमको एक ग्लोब को, पृथ्वी राउंड है, उसको ध्यान में रखते हुए आंसर 360 मारेंगे। लेकिन जब अगर क्वेश्चन में कह दे कि बताइए 2D मैप पे संख्या कितनी है, तो आप बताइए कितना होगा। 2D मैप पे देखिए यहाँ पे 0 डिग्री ले लेते हैं, है ना। इस 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट तक जाएंगे हम लोग, और इधर 180 डिग्री वेस्ट तक। 2D मैप पे हम बोल रहे हैं, है ना। तो 0 से इधर 180 और फिर इधर 180, अब और ये बीच में 0 डिग्री का एक लॉन्गिट्यूड से ले लेंगे तो कितना हो गया 361। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में कि क्वेश्चन अगर सिर्फ पूछा है कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी तो 360, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐड कर दे कि बताइए 2D मैप पे कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो 180 इधर 180 इधर 360 और प्लस में एक 0 डिग्री का, टोटल कितना हो जाएगा 361। लेकिन देशांतर के बारे में बात करें तो या तो वो 2D पे पूछे या 3D पे पूछे, कुल संख्या उसकी कितनी होगी 360 ही होगी। एंगल कितने का बनेगा 360 का ही बनेगा। तो ये बातें ध्यान रखिएगा एग्जाम में। तो दोस्तों देखते हैं देशांतर रेखाओं से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को जानेंगे और समझेंगे। तो देखिए ये रहा हमारी पृथ्वी और इस पे उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, जिसको देशांतर रेखाएं बोलेंगे। और ये हमारा रहा 0 डिग्री का अक्षांश, भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितने भी देशांतर रेखाएं हैं वो नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल पे जाकर के क्या हो रही है, मिल रही है। या इसी का उल्टा आप बोल सकते हैं कि साउथ पोल से शुरू होकर वो नॉर्थ पोल पे जाकर के मिल जा रही है। तो मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी देशांतर रेखाएं एक कंप्लीट सर्किल का निर्माण नहीं कर पा रही है। जैसे देखिए इसको ग्लोब पे देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा ग्लोब, है ना। ग्लोब क्या है, तो ये अर्थ का आर्टिफिशियल फॉर्म है, काल्पनिक रूप है ये अर्थ का। तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल से शुरू हुआ और साउथ पोल को जाकर के इंड हो गया। उसी तरह दूसरा मेरिडियन देख लीजिए, ये नॉर्थ पोल से शुरू हुआ, साउथ पोल पे जाकर के सभी देशांतर रेखाएं एक बिंदु पे साउथ पोल पे मिल गई। इसी तरह से और आगे भी मेरिडियन को ड्रैग करें तो हम लोग देख रहे हैं कि ये एक कंप्लीट सर्किल का निर्माण नहीं कर रही, सेमी सर्कल के रूप में ही रह जाती है सभी देशांतर रेखाएं। तो इससे जुड़ी पहला फैक्ट क्या हो गया कि सभी देशांतर रेखाएं एक सेमी सर्कल के रूप में होती है। और दूसरा ये कि सभी जो देशांतर रेखाएं हैं ये लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश रेखाएं को कट करते हुए निकलते हैं। और कितने डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर आप देख रहे होंगे। और दोस्तों यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बताइए कि 0 डिग्री देशांतर रेखाएं और 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कट करती है,
तो देखिए ये 0 डिग्री देशांतर है और ये 0 डिग्री अक्षांश जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, वो यहाँ पे दोनों एक दूसरे से क्या हो रही है, कट कर रही है। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में। ये अटलांटिक ओशियन है और यहीं पे ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर कट करते हुए निकल जाती है। तो इन बातों को आप एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे कट करते हैं, तो आप मारिएगा अटलांटिक ओशियन में। नेक्स्ट देखिए कि जितने भी देशांतर रेखाएं हैं वो लंबाई में क्या है, एक दूसरे का इक्वल है, न ही कोई एक दूसरे से छोटा है न ही कोई एक दूसरे से बड़ा है, यानी सभी देशांतर रेखाएं जो है लेंथ में इक्वल होती है। अब देखिए कोई भी दो देशांतर ले लेते हैं, ठीक है, मान लिए ये दोनों देशांतर ले लेते हैं, ठीक है। आप कोई भी दो ले सकते हैं, हम यहाँ पे ये दोनों ले रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे विषुवत रेखा से ऊपर या विषुवत रेखा से नीचे जा रहा है, तो इन दोनों देशांतरों के बीच की दूरी में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है ना। इसी तरह ऊपर भी दोनों के बीच की दूरी में कमी होते जा रही है। तो दूसरा क्या लिखेंगे कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ऊपर या नीचे की ओर जाते हैं, नीचे की ओर जाते हैं, दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों की बीच की दूरी में कमी आते जाती है। इसका मतलब ये बात तो पक्की हो गई कि दोनों देशांतर रेखाएं एक दूसरे का पैरेलल नहीं होगी, है ना। यानी सभी देशांतर रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती है ना। हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर या नीचे जाने पर क्या हो रही है, दो देशांतरों के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें कमी हो रही है। तो कोई ऐसा भी तो जगह होगी जहां पे दोनों देशांतरों के बीच की दूरी मैक्सिमम होगी, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है। तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे होगी वो आपको भी पता चल रहा होगा, है ना। ओड मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे होगी, तो विषुवत रेखा पर ही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो पृथ्वी है बीच में उभरी हुई है ना। उभरी हुई होने की वजह से यहाँ का जो विषुवतीय व्यास है, यानी इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस भी बोल सकते हैं, और रेडियस भी यहाँ पे ज्यादा होगी तो सरकमफेरेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इक्वेटोरियल जो सरकमफेरेंस है यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। इस वजह से इस लाइन पे यानी विषुवत रेखा पे दो देशांतरों के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस होती है। वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होती है, तो 111.3 किलोमीटर, है ना। और ये कैसे आती है उसको अभी के अभी डिस्कस करते हैं, है ना। और ये जो दो देशांतरों का बीच का जो क्षेत्र है, एरिया जो है, इसका नाम दिया गया है गोरे, यानी दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को, दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को गोरे के नाम से जानते हैं, है ना। अब देखिए हम बोल रहे थे ये मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे होगी दो देशांतरों के बीच, तो विषुवत रेखा पे। तो यानी कि विषुवत रेखा पे दो देशांतरों के बीच
मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, और वो लगभग कितना होगी, तो 111.3 किलोमीटर। तो आइए देखते हैं 111.3 किलोमीटर दो देशांतरों के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस विषुवत रेखा पे कैसे आती है, उसको हम समझते हैं। ये पृथ्वी और इसका ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और हम ये भी जानते हैं कि अपने पृथ्वी अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। और अब यहाँ पे देखिए पृथ्वी का जो इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस है, इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस यानी कि विषुवतीय भूमध्य रेखीय जो परिमाप है, परिधि है, वो लगभग 40,076 किलोमीटर के आसपास है। अब देखिए इसको ग्लोब पे समझते हैं। ये हम ग्लोब ले लिए हैं, ठीक है। और ये जो आपको लाइन दिख रही है, जिसको मैंने डार्क कर दिया है, 0 डिग्री देशांतर है, और ये रहा भूमध्य रेखा, इक्वेटर। तो हम क्या बोले कि लगभग जो भूमध्य रेखीय परिधि है, यानी कि भूमध्य रेखा की चारों तरफ की जो लंबाई है लगभग वो 40,076 किलोमीटर। तो आप बताइए कि ये जो 40,076 किलोमीटर है, इस डिस्टेंस को पृथ्वी कब पूरा कर लेगी? तो हम लोग बोलेंगे क्या, जब अपने एक्सिस पे वो पूरे 360 डिग्री मूव कर लेगी, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन को वो पूरा कर लेगी, तभी इस डिस्टेंस को वो कवर कर लेगी। इट मीन्स कि जब 360 डिग्री मूव करती है तो 40,076 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर लेती है विषुवत रेखा पे, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि 1 डिग्री जब मूव करेगी तो कितना किलोमीटर चलेगी, बटा 360, यानी कि 111.3 किलोमीटर, है ना। मतलब कि मान लिया ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 0 से 1 डिग्री मूव करने में, देखिए ये 0 पर है, और जब 1 डिग्री मूव करेगी तो 1 डिग्री जब मूव करती है पृथ्वी तो लगभग वो 111.3 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर लेती है। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक और चीज सीखेंगे कि जब 1 डिग्री देशांतर को पार करती है तो 111.3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में कुछ टाइम भी तो लगता होगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 आवर्स का टाइम लग जाता है ना। एक चक्कर को पूरा करने में मीन्स कि पूरे 360 डिग्री मूव करने में, है ना। पूरे 360 डिग्री को मूव करने में कितना घंटा, तो 24 घंटा लग जाता है। कितने डिग्री को पार करने में, 360 डिग्री जब मूव कर लेती है अपने एक्सिस पे तो वो टाइम उसको लग जाता है कितना, 24 आवर्स। तो अब बताइए कि 1 डिग्री को जब पार करेगी तो कितना समय लगेगा, तो 24 डिवाइडेड बाई 360 कर दीजिए, जो भी आएगा वो घंटा में, तो काट दीजिए इसको, 1/15 ये आवर में आ गया। इसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1/15 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिनट में आ गई, यानी कि 4 मिनट्स। मतलब कि जब हमारी पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर को पार करेगी तो पृथ्वी को कितना समय लग जाएगा, 4 मिनट्स का समय लग जाएगा।
1 डिग्री देशांतर को पार करने में। जैसे ये 0 डिग्री है और ये 1 ले लिया है, तो 0 से 1 डिग्री जाने में, उसको पार करने में 4 मिनट का समय लग जाएगा। और जब 4 मिनट में वो डिस्टेंस लगभग कितना 111.3 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर कर लेगी। अब बताइए, जब 4 मिनट में 1 डिग्री, तो यहां से निकाल लीजिए कि 1 घंटा में कितना, तो 1 घंटा में 360 से डिवाइड दे देंगे 24 में, तो आ जाएगा कितना 15 डिग्री, है ना। यानी कि जब हमारी पृथ्वी घूमते घूमते जब 15 डिग्री पार करेगी, तो पृथ्वी को उस 15 डिग्री को पार करने में 1 घंटा का टाइम लग जाएगा, है ना। यानी हमारी पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर को पार कर लेगी। अब बताइए कि जब पूरे पृथ्वी को 15-15 डिग्री के अंतराल पे बांट दें, है ना, 15-15 डिग्री के अंतराल पे बांट दें, तो जैसे कि यहाँ किया गया है 15, 30, 45, 60, 75, एक घंटा के अंतराल पे बांट दिया गया है। तो बताइए कि कुल कितना टाइम जोन हो जाएगा पूरे पृथ्वी पर। तो 360 में हम 15 डिग्री से डिवाइड दे देंगे और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा टाइम जोन। तो 15 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 24। यही 24 क्या हो जाएगा पूरे विश्व में कुल समय जोन कितना है, तो 24। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब इसके अगले वीडियो में हम बताएंगे कैसे हम समय का निर्धारण करते हैं। वो होगी स्थानीय समय एंड दूसरा मानक समय, और इसी में आता है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, जो कि सब इसी से जुड़ा हुआ है ना। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। स्थानीय समय लोकल टाइम, मानक समय स्टैंडर्ड टाइम, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट। हम लोग जानेंगे कैसे 180 डिग्री को अगर क्रॉस करते हैं तो एक दिन बढ़ता है और एक दिन घट जाता है। इसको हम अगले वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और भी लोग इस चैनल से जुड़कर चैप्टर वाइज कंसेप्ट डेवलप कर सकें।